हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक ज्योग्राफी का आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो इसमें कई टॉपिकों को मर्ज कर दिया गया है, उनकी चर्चा की जाएगी। तो जैसे भूमि है तो भूमि को समझना संसाधन के रूप में, अर्थात भूमि का निर्माण कैसे हुआ, भूमि हमारे लिए उपयोगी कैसी है, भूमि का क्षरण कैसे हो रहा है और उसके संरक्षण के उपाय किस प्रकार किए जाएं, इस बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद मृदा, तो मृदा निर्माण प्रक्रिया, फिर मृदा निर्माण के बाद मृदा संसाधन के रूप में उपयोगी कैसे है हमारे लिए, या मानव के लिए, या वनस्पति के लिए, या जीव जंतुओं के लिए। तो इस प्रकार से हम मृदा के बारे में, कुछ मृदा के प्रकार के बारे में, उसके बाद मृदा क्षरण के बारे में और लास्ट में मृदा के संरक्षण के उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी तरह जल का विकास एवं जल का उपयोग मानव के क्षेत्र में, वहीं वनस्पतियों के लिए जल का महत्व, जल का दोहन और जल संरक्षण के उपायों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। तो प्राकृतिक वनस्पतियां अर्थात जो मानव हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से उगती हैं, उनको हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियों का इसमें अध्ययन किया जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, वर्षा के आधार पर उनका वितरण क्या है, वहीं उनके संरक्षण के उपाय क्या हैं, या वनों के संरक्षण के उपायों को हम जानेंगे। और लास्ट में आता है वन्य जीवन संसाधन, अर्थात वन में निवासरत सभी पादप एवं जंतु, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो उनका वितरण किस प्रकार है, उसके बाद उनके लिए या उनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, मानव द्वारा किस प्रकार से जागरूकता फैलाई जा रही है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर हाल में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो वनस्पति से मिल जाएं आपको, या भूमि, मृदा, या जल से और वनस्पति से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। और आप लोग इस चैनल से ज़्यादा मात्रा में लोगों को जोड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और यदि कोई दिक्कत परेशानी आती है आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, या क्वेश्चंस से रिलेटेड, या एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण दिया जाएगा। या आपको लिंक दी गई है, व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट भी छोड़ सकते हैं यदि कोई समस्या है आपको। तो आइए हम आज के टॉपिक की चर्चा यहीं से शुरू करते हैं। तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, ये टॉपिक का नाम है, जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 में इसका वर्णन है। अब हम शुरू करते हैं पाठ को। तो एक कहानी के माध्यम से इसमें चर्चा की गई है। तो तंजानिया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव, तो तंजानिया जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में, तो उसके एक छोटे से गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। माम्बा क्या लाने के लिए, पानी लाने के लिए शीघ्र उठती है प्रातःकाल में। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। चूँकि दूर जाना पड़ता है उसको, और इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो कुछ घंटे लग जाते हैं, इसलिए वह कुछ घंटों के बाद वापस आती है। इससे आपको समझ में आता होगा कि पानी का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है, अर्थात पानी की कमी भी हो रही है, इसलिए उसको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं। तो इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। तो माम्बा नाम की कोई लड़की है, उसको बहुत दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। उसके बाद घर आने के उपरांत क्या करती है, कई अन्य कार्यों में अपने माँ का क्या करती है, हाथ बटाती है, यानी सहायता करती है उसकी कार्य करने में, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी वह मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी
छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। तो अभी पानी की चर्चा हो रही थी, वहीं बकरियों की चर्चा हुई, पशुओं की। अब जो चर्चा हो रही है उसके रहने के स्थान, तो झोपड़ी उसका छोटी सी झोपड़ी है और उसके चारों ओर एक चट्टानी भूमि का टुकड़ा है या भाग है। तो मांबा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा पाते हैं। चूँकि पथरीली मिट्टी है इसलिए से उसका उत्पादन कम है। तो उसके पिता परिश्रम तो बहुत करते हैं, कठिन परिश्रम, उसके बावजूद उसमें उत्पादन कुछ मक्का और सेम का ही कर पाते हैं। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु उत्पादन इतना नहीं होता है जिससे उसके घर या परिवार का साल भर का भोजन या गुजारा बसर हो सके। अर्थात उसमें उत्पादन की क्षमता जो है उस मिट्टी में या उस भूमि में बहुत ही कम है। इस पैराग्राफ में दो संसाधनों को विशेष रूप से बताया गया है, जल को और भूमि को। अब हम देखते हैं, एक कोट दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो कोट में है, जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का प्रेक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। तो आप जिस क्षेत्र से देख रहे हों उस क्षेत्र का आप मुआयना कर लीजिए, वहाँ की मिट्टी का एनालिसिस आप कर सकते हैं। जो आपके क्षेत्रीय, जहाँ आपका गांव या शहर या कस्बा में रहते हैं वहाँ की क्षेत्रीय मिट्टी का अवलोकन आप कर सकते हैं कि वहाँ जल की व्यवस्था कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसका उत्पादन क्या है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा, वही इसमें कोट में बताता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो अगला पैराग्राफ जो है वह है पीटर न्यूजीलैंड के। अभी हम पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप के, अब हम पढ़ रहे हैं न्यूजीलैंड का। एक पीटर नाम का कोई व्यक्ति है, तो पीटर जो है वो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। तो न्यूजीलैंड का जो मध्यवर्ती भाग है वह भेड़ पालन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पीटर नाम का कोई व्यक्ति है जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। किसका? ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। कहाँ? मध्यवर्ती भाग में न्यूजीलैंड के या पालन प्रदेश के। फिर है प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, अर्थात पीटर स्कूल भी जाता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। चाचा उसके क्या करते हैं? भेड़ों की देखभाल। तो वह भी उनको देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है, जहाँ पे भेड़ निवास करती हैं। चारों ओर से किसी भी चीज़ की, चाहे वो लकड़ी हो या फिर तार फेसिंग की बाउंड्री हो, उसी को बोल दिया गया है बाड़ा। गांव के लोग जानते हैं बाड़ा। तो पहाड़ी के नीचे एक विस्तृत घास का मैदान है, वहाँ पे भेड़ों का बाड़ा है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। तो जो नीचे घास का मैदान है पहाड़ी के नीचे, तो वहाँ अच्छी नई तकनीकी का प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो यहाँ जैविक कृषि भी की जाती है। तो मतलब यह क्षेत्र इंगित करता है, आपके समझ के लिए विकसित करता है आपकी समझ को, कि हम जो पहला पैराग्राफ पढ़े हैं वहाँ की जो दशाएं थी, प्राकृतिक दशाएं जो वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। मिट्टी भी पथरीली थी। तो इस प्रकार से क्या था? गरीबी को दर्शाता है। लेकिन जो न्यूजीलैंड का क्षेत्र है वह अत्यधिक उपजाऊ है, तकनीकी रूप से सक्षम है, इसलिए यह संपन्नता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से दोनों देशों में कंपैरिजन बता रहा है। दोनों पैराग्राफों में अलग अलग देश, अलग अलग क्षेत्र लिए गए हैं। एक में विकसित बता रहा है और एक में पिछड़ा हुआ इलाका इंगित कर रहा है। अब हम देखेंगे
अगला पैराग्राफ। तो अगला पैराग्राफ है, माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। जैसा कि मैं अभी चर्चा किया था कि दोनों में बहुत काफ़ी विभिन्नता है। तो माम्बा और पीटर की यहाँ जो चर्चा की गई है, दोनों के बीच में अंतर बताया गया है कि उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो दोनों विश्व के विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है दोनों में। यह विभिन्नता भूमि की किस पर डिपेंड करती है, तो वो यहाँ से शुरू होता है। भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता से है। तो भिन्नता का जो कारण है तो वो संसाधनों की उपलब्धता के कारण है। अर्थात जो न्यूजीलैंड का पालन प्रदेश क्षेत्र है वहाँ संसाधनों की संपन्नता है, अर्थात वहाँ अच्छी गुणवत्ता की भूमि, अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी, उस पर जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी और प्रौद्योगिकी उत्तम किस्म की है। वहीं हम तंजानिया, अफ्रीका की बात करें तो वहाँ जल की भी समस्या है, चूँकि काफ़ी दूर है, इसलिए पीने के लिए तो किसी तरह ला लिया जाता है, लेकिन कृषि के लिए और पशुपालन के लिए पर्याप्त जल नहीं है वहाँ, और ना ही अच्छी भूमि है, ना ही अच्छी मिट्टी है वहाँ की, इसलिए उपजाऊपन मिट्टी का कम है, इसलिए उसका भरण पोषण ही नहीं हो पाता साल भर के लिए, और केवल वह 2 फसल ही लेता है, मक्का और सेम। तो इस प्रकार से दोनों जगहों की भिन्नता के बारे में और वहाँ के जनजीवन की भिन्नता के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पेडागाजी से जोड़ करके पूछे जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कोटेशन को भी। तो इसमें ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि विश्व की 90% जो जनसंख्या है, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विश्व के कितने प्रतिशत भूमि क्षेत्र में, या विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भूमि क्षेत्र दे देगा 30% में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो आप दोनों चीज़ें याद रखेंगे कि भूमि का सिर्फ 30% उपयोग होता है और 70% या तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है या फिर निर्जन है। वहीं विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह भूमि के 30% में कवर हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, दोनों टाइप से घुमा करके पूछा जाएगा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो अब यहाँ से होते हैं स्टार्ट संसाधन। जो प्रमुख बिंदु थे उनमें से पहला बिंदु है भूमि, इसके बाद मृदा आएगा, फिर जल आएगा। तो हम चर्चा करेंगे भूमि की। भूमि निर्माण एक लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए भूमि को समझना जरूरी है। यह एक संसाधन के रूप में, अर्थात यह आधार प्रदान करती है। चाहे पृथ्वी पर निवासरत कोई भी जंतु हो, कोई भी जीव हो, कोई भी पादप हो या कोई भी भौतिक व्यवस्थाएं हो, सब के लिए पालन पोषण और आधार का कार्य करती है भूमि। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी चर्चा। तो भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, भूमि भी शामिल है उनमें, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। तो एक क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो उसमें भूमि, जल, मृदा, वनस्पति, इनमें से कोई नहीं या कोई अन्य कारक आपको ऐड करके दे देगा, जैसे तापमान दे देगा। तो इस प्रकार से आप पकड़ पाएंगे, यदि ये पांचों बिंदु याद रहेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कि ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। प्राकृतिक संसाधन मानव निर्मित भी संसाधन होते हैं, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बात होती है। मानव निर्मित में जितनी भी बिल्डिंग, सड़क, परिवहन, यातायात, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये सभी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की बात हो रही है, इसलिए भूमि प्राकृतिक संसाधन है। फिर है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है।
कितने प्रतिशत? 30%। यही नहीं इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। जो 30% भूमि का हिस्सा है वह भी पूरी तरह से आवास योग्य नहीं है। इसमें भी पहाड़, पठार, मैदान, वन इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे कि कुल जो भूपृष्ठ है या पूरी पृथ्वी है जो, उसमें से 30% भाग जो भूमि है, 71 में आप जल पढ़ा होगा आपने, तो उसको काट देंगे तो लगभग 30% इसमें बताया गया है। वही कि 30% जो भूमि है एक तो कम मात्रा में है, उसके बावजूद भी यह पूरी तरह से पूरी 30% में निवास योग्य नहीं है, ये उसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो इसमें कारण पूछा जाता है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण या असमान वितरण का कारण क्या है? तो मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण। तो जलवायु और भूमि दोनों के भिन्नता के कारण जनसंख्या का वितरण भी भिन्न है। तो आप कारण याद रखेंगे, जलवायु में भिन्नता और भूमि में भिन्नता। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जनसंख्या के निवास के लिए आदर्श स्थल कौन कौन से हैं, या जनसंख्या के स्थल निवास के लिए आदर्श स्थल कौन कौन से नहीं हैं। तो नहीं है में ये नाम आएंगे तो आप इनके याद रखेंगे नाम। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ नंबर 1। दूसरा, पर्वतों के तीव्र ढाल, अर्थात जहाँ पर्वत हो और उसका तीव्र ढलान हो, खड़ा हुआ पर्वत एकदम हो, तो वह स्थान निवास योग्य नहीं रहेगा। जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, अर्थात जहाँ बार बार बाढ़ आ जाती हो, जल भराव हो जाता हो, जल भर जाता हो, वह क्षेत्र निवास योग्य नहीं है। मरुस्थल क्षेत्र, जहाँ बालू के टीले हों, मरुस्थल हो, जहाँ ना तो कोई कृषि उपज सकती है और पानी का अकाल पड़ा हो, तो वहाँ पे निवास नहीं हो सकता है। एवं सघन वन क्षेत्र में जो जंगल हैं या तो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभयारण्य है, वहाँ बिल्कुल वर्जनीय है। फिर है तो इन क्षेत्रों में वो बताता है कि सामान्यतः या तो ये विरल हैं या निर्जन हैं। विरल मतलब इक्का दुक्का घर मिल रहे हैं वहाँ, और निर्जन का मतलब है कोई आदमी वहाँ दूर दूर तक दिखता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं निर्जन। बिना जन के, जन यानी मानव, तो बिना मानव के वह स्थान उसको बोलते हैं निर्जन। फिर आगे बढ़ते हैं तो उर्वर मैदानों। अब आदर्श दशाएं देखिए, मानव निवास के लिए आदर्श दशाएं अब आती हैं। अभी यहाँ अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां बताई गई थी। जहाँ जनसंख्या वितरण असमान है तो असमानता के कारण बताए गए। अब आते हैं उर्वर मैदान, नदी, घाटी और कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्षेत्र या जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है तो वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वहाँ की स्थलाकृतियाँ कैसी हैं, और जिन क्षेत्रों में मानव सघन निवास किया है, बस्तियों का औद्योगिकरण का विकास हुआ है, तो वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ की जलवायु दशाएँ कैसी हैं, या वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा कैसा है। तो इस हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा। दोनों के उदाहरण आप याद रखेंगे। जहाँ उर्वर मैदान यानी उपजाऊ मैदान हो, नदी घाटियाँ हो किनारे, उनके किनारे बसे हुए शहर, कृषि के लिए उपयुक्त या अच्छी भूमि उपलब्ध हो, तो वहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको मध्य भारत, ठीक है, मध्य भारत से पूरे मध्य भारत के बेल्ट में सघन जनसंख्या मिलेगी आपको। लेकिन जैसे जैसे उत्तर पहाड़ी इलाका में आप जाएंगे या पूर्वोत्तर में जाएंगे या पश्चिमी घाट में आएंगे
तो वहाँ विरल जनसंख्या मिलेगी, चूँकि उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और लद्दाख वाला जो इलाका है अत्यधिक ठंड भी है और पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या का निवास कम है। वहीं आप पंजाब समतल मैदानों में आप जाएंगे, जो ऊपर से नदियाँ बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो पांचों नदियाँ आती हैं इधर से सिंधु में आकर के मिलती हैं, तो इनके बीच का पूरा ये सिंध प्रदेश जो है, पंजाब प्रदेश अपना, तो यहाँ समतलीकरण है और ऊपर से जलोढ़ मिट्टी यहाँ बिछ जाती है जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, इस कारण वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा है। उसके बाद इधर आप आएंगे, जब उससे थोड़ा पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो गंगा का मैदान आएगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान आएगा, तो इधर का इलाका जो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहाँ भी अत्यधिक उपजाऊ भूमियाँ हैं, इसलिए यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाएगी। लेकिन उत्तराखंड, फिर पूर्वोत्तर में आप जहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, तो यहाँ जनसंख्या विरल होगी, चूँकि ये पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ आदर्श दशाएं नहीं हैं। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भूमि एक संसाधन है, 30% हिस्सा है, वह भी उसका भी बहुत कम भाग है जो मानव निवास योग्य है। और आदर्श दशाएं क्या हैं या अनुकूल दशाएं क्या हैं और प्रतिकूल दशाएं क्या हैं। जनसंख्या विरल क्यों होती है उसके कारण आपने देख लिए, जनसंख्या सघन किसी क्षेत्र में क्यों होती है उसके भी कारण आपको मिल गए इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरा पर, तो ये हुआ भूमि। अब आएंगे भूमि के उपयोग। ये डायग्राम आपको दिखाया गया है लग्जमबर्ग का, ऑस्ट्रिया, साल्जबर्ग का, सॉरी ऑस्ट्रिया का है, ऑस्ट्रिया देश है, उसके साल्जबर्ग एरिया का ये दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सघन जनसंख्या, चूँकि यहाँ क्या है, ये नदी निकलती है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, मैदानी इलाका है, समतल इलाका है, इसलिए सघन जनसंख्या है। तो उदाहरण के माध्यम से इस चित्र में भी आपको दिखाया गया है। अब हम भूमि के उपयोगों को देखेंगे कि भूमि का उपयोग क्या है। तो चलिए इसकी भी चर्चा करते हैं। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं पहले ही आपको बताया था, कोई भी कार्य बिना भूमि के संभव है ही नहीं, क्योंकि आधार वही है, हर कार्य का, हर क्षेत्र का आधार भूमि ही है। तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना, जैसा कि मैं बताया था, इनके लिए आधार प्रदान करती है। तो इन सभी क्षेत्रों के लिए भूमि का उपयोग, यह भी क्वेश्चन आता है। फिर है साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं, साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। तो भूमि उपयोग की परिभाषा में ये आ गए। क्या क्या भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, यथा कृषि, वानिकी, सड़क, भवन, उद्योगों की स्थापना के लिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ऊपर से आप देख करके बना लीजिएगा। तो वो बच्चों के लिए है, आप सिर्फ समझ लें, बस समझ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पेडागॉजी से जोड़ करके पूछेगा आपसे। फिर है नेक्स्ट पैरा, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भौतिक कारक जैसे जलवायु हो गई, तापमान हो गई, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई, ये सब भौतिक कारक कहलाएंगे आपके। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता, ये सारे भौतिक कारक हैं। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, अब ये मानवीय कारक सुनेंगे आप, तो जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग का प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उनकी टेक्नोलॉजी कि कितना वो सशक्त हैं टेक्नोलॉजी में, तो वह भी भूमि उपयोग पर या उसके प्रतिरूप पर महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं ये भी। तो इस प्रकार से आप भौतिक कारकों को भी याद रखेंगे, एक सूची बना लेंगे, फ्लो चार्ट, उसमें एक तरफ लिख देंगे भौतिक कारक, एक तरफ मानवीय कारक। मानवीय कारक में जैसे जनसंख्या और उसकी प्रौद्योगिकी, वहीं भौतिक कारक में आप लिख देंगे स्थलाकृति हो गई, मृदा हो गई, जलवायु, खनिज और जल। तो इस प्रकार से दो पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि,
अब यहाँ भूमि का बंटवारा बताया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। अर्थात भूमि को दो आधार पर बांटा जा सकता है, एक निजी आधार पर और एक सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है। निजी का मतलब ही होता है पर्सनल, या किसी एक व्यक्ति के पास उसकी पूरी हिस्सेदारी या मालिकाना हक। जबकि सामुदायिक भूमि जो होती है वो समुदाय के स्वामित्व में होती है। इसमें कई लोगों का अधिकार होता है। समुदाय का मतलब ही होता है पूरे समुदाय का मालिकाना हक होगा उसमें। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस भूमि का उपयोग, जो सामुदायिक भूमि है, उसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधि बूटियों को एकत्रित करना। तो जो सामुदायिक भूमियाँ होती हैं उनका उपयोग सभी के लिए, जैसे चारे के लिए, पशुओं के लिए सब जाएंगे वहाँ, पशु चराएंगे, इस प्रकार से वो चारे के लिए रहेगी। फल उद्यान लगा सकते हैं सभी लोग, तो फल वहाँ से प्राप्त होंगे। नट, कुछ फ्रूट्स प्राप्त हो सकते हैं। या औषधि बूटियाँ, वहाँ पे औषधि वृक्ष भी लगवा सकते हैं, वहाँ से औषधि बूटियाँ भी, जड़ी बूटियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं। तो उनको एकत्रित करना यह सामुदायिक भूमि का उदाहरण है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा सामुदायिक भूमि, निजी भूमि, मृदा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप अब समझ गए होंगे कि जो साझा संपत्ति संसाधन है वह सामुदायिक भूमि को कहते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो नेक्स्ट पैरा में है जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही होती है कभी भी संतुष्ट ना होने वाली इच्छाएं। मनुष्य जितना पाता है वह उसकी चेष्टा और बढ़ती जाती है, लालच उसका बढ़ता जाता है कि अभी एक कमी है, उसकी कमी पूरी नहीं होती है और अंत में वह समाप्त हो जाता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो वही बताता है कि जनसंख्या जो है उसकी मांगें सदैव बढ़ती रहती हैं, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। जनसंख्या की मांग बढ़ती है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, जिससे भूमि पर दबाव ज़्यादा बढ़ रहा है। भूमि चूंकि नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से, भूमि जितनी है वो फिक्स है, लेकिन जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो वही बताता है कि ये संसाधन सीमित हैं, लेकिन मांग बहुत बढ़ रही है लोगों की। स्थान के अनुसार भूमि का गुणवत्ता में अंतर भी होता है। तो स्थान के अनुसार, जैसा कि अभी मैं बताया कि उत्तर का जो मैदानी इलाका है और पर्वतों की भूमि में गुणवत्ता में क्या है, बहुत अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। तो जो लोग हैं वह सामुदायिक भूमि पर क्या करते हैं, यदि शहर क्षेत्र में है तो व्यापारिक क्षेत्र उसको विकसित कर देंगे, नगरीय क्षेत्र या घर बना के प्लॉटिंग करके बेच देंगे, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो या तो उसको कृषि योग्य बना लेंगे, कृषि भूमि का विस्तार कर लेंगे, या अनधिकृत हस्तक्षेप करना, बिना अधिकार के, चूँकि वो सामुदायिक है तो उस पर बिना अधिकार के लड़ना शुरू कर देंगे, हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हस्तक्षेप की स्थिति भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कोट को। एक कोट इसमें बताया गया है, उस पर भी चर्चा करना अनिवार्य है। तो इसमें है, आओ कुछ करके सीखें, अपने घर पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो ये बच्चों के लिए होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आज भूमि का उपयोग, अब नेक्स्ट पैरा देख रहे हैं। प्रतिरूप में भूमि का जो उपयोग है, प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन, भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। जो भूमि के प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थात उसके आकार में परिवर्तन किया गया है मानव द्वारा, तो उससे क्या है, हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को यह दर्शाता है कि विभिन्नता कितनी है, संस्कृति में भी हमारे कितनी विभिन्नता है, अर्थात उसमें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, उनमें परिवर्तनशीलता की क्षमता है, यह दर्शाता है भूमि के प्रतिरूप में परिवर्तन।
वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधों या संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण कृषि निर्माण, वर्तमान में कृषि जो कृषि कार्य है और निर्माण संबंधी अर्थात जो नगर विकसित किए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, तो उसका मतलब है निर्माण संबंधी गतिविधियां जो की जा रही हैं। एक तो कृषि हो गई, दूसरी निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो इस लाइन को आप नोट करेंगे कि वर्तमान समय में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं या भूमि पर इसके क्या नुकसान हैं। तो इसके क्या क्या नुकसान हैं? कृषि से भी जो वर्तमान में वैज्ञानिक ढंग से की जा रही है रासायनिक कृषि, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके, उससे निम्नीकरण हुआ है, भूमि का क्षरण हुआ है, मतलब भूस्खलन अर्थात भूमि का एक टुकड़ा खिसक जाना, खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, उत्तराखंड में विशेष रूप से। फिर है मृदा अपरदन, मृदा का कटाव होना। उसके बाद मरुस्थलीकरण, मिट्टी का मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। और पर्यावरण के लिए ये सभी क्या हैं? खतरे हैं, अर्थात मिट्टी को इस प्रकार से नुकसान हुआ है। कृषि के विस्तार और निर्माण संबंधी क्रियाकलाप या गतिविधियों के कारण मानव ने जिस प्रकार से औद्योगिकरण, मशीनीकरण किया है, उससे भूमि का निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण हुआ है, जिससे पर्यावरण खतरे में आ गया है। खुद का पर्यावरण, खुद अपने हाथ से, बोलते हैं ना, अपने हाथ से कुल्हाड़ी खुद मार लेना। तो इस प्रकार से मनुष्य अपनी गतिविधियों को चरमोत्कर्ष, चरम सीमा पर ले जाने के लिए खुद ऐसे बीज बो रहा है, जिसके परिणाम भविष्य में बहुत खतरनाक होंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो पहला डायग्राम दिखाया गया है उसमें आप देख सकते हैं एक व्यक्ति बकरियां चराता है, 4-6 झोपड़ी बनी हैं, उसकी बाड़, जो इसे बाड़ बोलते हैं, बाड़ लगाना, ये जो बल्लियां लगी हुई दिख रही हैं ना, इसको किसान है जो हल से खेती करता है, मक्का के कुछ पौधे दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे डायग्राम में जब आप देखेंगे तो थोड़ा मानव ने क्या किया, विकसित किया इसको, ट्रैक्टर लेके आ गया हल की जगह, बिजली का उपयोग करने लगा, पक्के मकानों का निर्माण कर लिया। और कृषि में यहाँ पे गेहूं की कृषि दिखाई गई है, सड़क पे अब चल रहा है। अभी ये सिर्फ पगडंडी पे चल रहा था, अब ये सड़क पे चलने लग गया। वहीं तीसरा चित्र जो दिख रहा है वह और तकनीकी रूप से विकसित हुआ है, जैसे इसमें वाटर टैंक, विभिन्न प्रकार के टावर्स दिखाए गए हैं, वहीं बस भी दिखाई गई है, कार्स भी दिखाई गई हैं, बहुमंजिला इमारत दिखाई गई हैं, 2-3 मंजिले या 4 मंजिले की इमारतें दिखाई गई हैं। वहीं फोर्थ में यदि बात करें तो अत्यधिक औद्योगिकरण, ये आप देख सकते हैं, और अत्यधिक बिजली और मनोरंजन के साधन, ट्रेन, बस, अत्यधिक रूप से यहाँ पे भूमि का दोहन हुआ है। और बहुमंजिला इमारत, लगभग 25, 30, 80 महला की इमारत, तो भूमि उपयोग में समय के अनुसार परिवर्तन को ये दिखाती हैं। ये 4 आप देख सकते हैं डायग्राम, इनमें आपको समझ में आ जाएगा जो ऊपर वर्णन है, हालांकि ऊपर आपको समझा दिया गया है, उसी को डायग्राम के माध्यम से नीचे दिखाया गया है, जिससे आपको बेहतर समझ आप में विकसित हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, अभी हम भूमि क्या है, उसके बाद भूमि का उपयोग कैसे हुआ है, फिर उसको नुकसान भी हुआ है, तो अब भूमि संसाधन का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। नुकसान जो मानव ने विकसित किया है, कृषि को विकसित बनाया और नगरों या शहरीकरण करके या औद्योगिकरण करके जो भी नुकसान पहुंचाया है, उससे अब संरक्षण कैसे करेंगे, तो भूमि संसाधन का संरक्षण अब देखेंगे, उस पर चर्चा होगी। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है और उसकी मांग भी बढ़ रही है, वन भूमि, कृषि भूमि और बड़े पैमाने पर क्या हुआ है, इनका विनाश हुआ है। जनसंख्या बढ़ रही है जिससे, और उनकी मांगें भी बढ़ रही हैं, जिसका परिणाम क्या हुआ ऊपर भी बताया गया है, जिससे वन भूमि जो है वह भी कम हो गई है और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। चूँकि भूमि अब किस में कन्वर्ट हो गई, औद्योगिकरण में और शहरीकरण में, और
यातायात की व्यवस्थाओं में। तो वनों को अत्यधिक काटा गया है, इसलिए वन भूमि में कमी आ गई और कृषि योग्य भूमि में कमी आ गई, चूँकि वहाँ प्लॉटिंग करके नगर विकसित कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार में से बता रहा है कि इनका आप संरक्षण करना है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। जो भूमि हमारी प्राकृतिक संसाधन है, तो इन सारी मानवीय क्रियाओं के माध्यम से यह परिणाम या अर्थ निकलता है, यह डर बैठ गया है कि आने वाले भविष्य में कृषि योग्य जमीन बचेगी ही नहीं, तो खाएंगे क्या। ऐसा डर सताने लग गया है। वैश्विक दृष्टि में भी ऐसा ही अब लोग सोचने लग गए हैं कि आने वाले भविष्य में जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन भूमि नहीं बढ़ रही है। परिणाम क्या होगा कि कृषि योग्य जमीन बचेगी ही नहीं। फिर आगे है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य रोकना होगा। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग, अतिचारण पर रोक और भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं। तो उनमें उपाय वनारोपण करके या वृक्षारोपण करके, दूसरा है भूमि उद्धार या भूमि में सुधार करके, तीसरा है रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग या उपयोग न करके। तो यह भी सही रहेगा कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की जगह जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाए, जैविक कृषि की जाए, तो नुकसान नहीं होगा भूमि को। अतिचारण पर रोक, चूँकि चारागाह कम बचे हैं और पशु ज़्यादा हैं, तो एक ही जगह में जब अत्यधिक चारण हो जाता है तो वह भूमि क्या हो जाती है, वनस्पति विहीन हो जाती है, घास के बिना हो जाती है। तो उससे उसकी मिट्टी ढीली हो जाती है और या तो वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाती है या फिर मिट्टी का क्षरण होता है। तो इस प्रकार से उसको रोका जा सकता है। अतिचारण को जब आप रोक देंगे तो उस पर वनस्पति उगेगी जो पूरी मिट्टी को ढक देगी, जिससे मिट्टी उनकी जड़ों में पकड़ मजबूत रखेगी और उपजाऊपन को बनाए रखेगी। तो इस प्रकार से भूमि क्या है, भूमि के उपयोग क्या हैं, उसको नुकसान क्या है और उसके उपाय क्या हैं या संरक्षण के उपाय क्या हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट बिंदु था भूमि। अब हम आएंगे नंबर 2 पर, तो ये है मृदा। अब चर्चा होगी मृदा पर। तो देख लेते हैं मृदा को अब। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा या मिट्टी कहते हैं। ठीक, जो भूपृष्ठ है पृथ्वी का या ऊपरी परत है, वह दानेदार कणों के आवरण की पतली परत के रूप में है, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदा। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। ये भूमि का ही पार्ट है पर ऊपरी परत है, जिसको हम मृदा या मिट्टी बोलेंगे। तो इसमें लिखता है भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो भी स्थल रूप आप देखते हैं ऊपर पृथ्वी के या भूमि के ऊपर, वो सब मृदा के रूप को निर्धारित करते हैं कि वहाँ मिट्टी का प्रकार कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, इसको निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों। तो इसको आप याद रखेंगे कि मृदा का निर्माण किससे होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों से। तो इन दोनों को, इस लाइन को आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अब हम आपदा को समझ लेते हैं। कोर्ट में एक आपदा दी गई है, भूस्खलन। तो मैं बताया था भूमि का खिसक जाना, ढीली होकर के भूमि का एक पार्ट, मान लीजिए कोई पहाड़ी है, उसका एक किनारा वहाँ से कट करके स्खलित होकर के गिर गया, तो नीचे जो भी रहेंगे वो दब जाएंगे सभी उससे। तो एक भाग का टूट करके गिर जाना, उसी को हम भूस्खलन कहेंगे। इसमें देखते हैं, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसा कि मैं बताया कि ढाल रूपी मान लीजिए पर्वत है, मिट्टी उसकी ढीली है या वनस्पति विहीन है। यदि उसमें अत्यधिक वनस्पति है तो भूस्खलन कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन यदि वनस्पति विहीन कर दिए हैं आप, तो मिट्टी ढीली होकर के
स्खलित होगी अर्थात धंसेगी और फिसलेगी तो अपने साथ जो भी चट्टानें जुड़ी होंगी उसके साथ चट्टान, कंकड़, पत्थर इत्यादि चीज़ें लेकर के चलेगी। तो वही है कि भूस्खलन सामान्य रूप से सैल यानी कि चट्टान, मलबा मिट्टी का, फिर ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन, अत्यधिक मिट्टी, थोड़ी बहुत नहीं, बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो उसको हम भूस्खलन, तो यह भी लाइन आप याद रखेंगे, सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। तो घटित क्यों होते हैं, यह कारण पूछे जाते हैं कि भूस्खलन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ ही घटित होते हैं। यदि ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई है तो भूस्खलन हो सकता है, यदि वहाँ पे भूकंप आया है तो भूस्खलन हो सकता है, यदि बाढ़ आई है तो भूस्खलन हो सकता है। तो आप इनको याद रखेंगे। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से, यदि लंबे समय तक भारी वर्षा हो रही है तो भूस्खलन होना स्वाभाविक बात है। 2013 में आप देखे थे उत्तराखंड में, केदारनाथ में यही हुआ था, भारी बारिश के कारण। नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी के प्रवाह को क्या कर देगा, अवरुद्ध कर देगा, जिससे मार्ग परिवर्तित हो जाएगा। आसपास के क्षेत्र में क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। नदी अवरुद्धता के कारण अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में आवासों में विध्वंस आ जाता है। जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है या प्रवाह को कुछ समय के लिए आप रोक देंगे तो पानी तो नहीं रुकेगा, वो कहीं से अपनी जगह बनाएगा जाने के लिए। तो वही बताता है कि जब मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे कुछ समय के लिए तो नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में आवासों में विध्वंस आ जाता है, पानी भर जाएगा, मलबा भर जाएगा, दब जाएंगे घर। तो इस प्रकार से विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, भूस्खलन कैसी आपदा है, तो ये प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। इससे जान माल की अत्यधिक क्षति होती है। तो इस प्रकार से आपको भूस्खलन समझ में आ गया होगा। भूस्खलन क्या है, किस कारण से होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक वस्तु स्थिति अध्ययन करेंगे। तो इसमें है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकांग पीओ के निकट पंजी गांव है। तो पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। ये जो पंजी गांव का भूस्खलन था तो यहाँ तीव्र विस्फोटन कराया गया था। या तो माइंस रही होगी या कुछ और रहा होगा। तो खनन कार्य में माइंस से विस्फोट कराया जाता है माइंसों में, इसलिए विस्फोट के कारण वहाँ की मिट्टी ढीली हो गई, हिल गई और भूस्खलन आ गया। फिर विस्फोट के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया, जिससे भविष्य में यदि ऐसी घटनाएं होंगी तो लोगों की अत्यधिक मौतें हो जाएंगी, इसलिए उस गांव को ही खाली करा दिया गया। तो एक वस्तु स्थिति अध्ययन, आंखों देखा हाल घटना जिसे बोलते हैं, उसका उदाहरण यहाँ पे लिया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट आपको ये पर्वत के ऊपर से मलबा बहता हुआ दिख रहा है। ये रेड कलर का जो भी है, ये बस्ती में घुस रहा है, ये सारी बिल्डिंगों को गिराता हुआ, चौपट करता हुआ निकल जाता है। इसको बोलते हैं भूस्खलन। अब हम आते हैं न्यूनीकरण क्रिया विधि, अर्थात इसको कम कैसे किया जाए। न्यूनीकरण का मतलब होता है कम कैसे किया जाए, उसकी क्रिया विधि क्या है। तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है, अर्थात वैज्ञानिकों की जो प्रायोगिक विधियां हैं उससे हमको समझने की शक्ति मिलती है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है, भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं। तो प्रविधियों को आप नोट कर लेंगे, ये जो दी गई हैं 4 प्रविधियां, इनको। तो पहला है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बना करके इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक, तो भूस्खलन के लिए आप जब चिन्हित कर लेंगे तो वहाँ आवास नहीं बनाएंगे,
छोड़ देंगे उनको। फिर है दूसरा, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण कर देंगे। जैसे भूस्खलन हुआ, अब मिट्टी मलबे के साथ ऊपर से खिसकती हुई नीचे आ रही है, तो बीच बीच में अब क्या करेंगे, दीवारों का निर्माण कर देंगे, दीवारों का। फिर तीसरा है, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि कर देंगे। ये सबसे सरल तरीका है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, मानव के दृष्टिकोण से भी। तो वनस्पति आप वृक्षारोपण करवा दीजिए वहाँ, तो मिट्टी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, पकड़ मजबूत कर लेगी वनस्पति के साथ, इसलिए स्खलित ही नहीं होगी। फिर चौथा नंबर है, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किया जाए। तो जो अफवाहों से है तो उनके लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके उपाय, भूस्खलन क्या है, उसके कारण परिणाम क्या हैं और उसको कम करने के उपाय क्या हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की ओर। अब अभी हमने मिट्टी को देख लिया, मृदा को। यहाँ अपक्षय, मृदा का भी अपक्षय और अपर्दन होता है, दो क्रियाएं होती हैं, उनको समझ लेते हैं। तो इस कोट में अपक्षय, अपक्षय में मलबा का क्या होगा, परिवहन शामिल नहीं होगा, और ये भौतिक कारकों के द्वारा होता है, रासायनिक कारकों द्वारा भी, दोनों से होता है, लेकिन इसमें मलबे का परिवहन शामिल नहीं होता है। तो पढ़ते हैं शब्दावली को। अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना, क्षय होना अपक्षय कहलाता है। तो इसमें कारण आपसे पूछे जाएंगे, ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया, ये सभी यांत्रिक कारक है या भौतिक कारक, तापमान वगैरह। तो तापमान, तुषार क्रिया, पौधे, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावरित शैलों का टूटना। अनावरित का मतलब होता है जिनके ऊपर कोई वनस्पति का आवरण ना हो, उसको हम बोलेंगे बिना आवरण के या अनावरित। तो वो टूट जाती हैं। अत्यधिक तापमान हो तो चट्टानें चिटक जाती हैं और परत दर परत निकल जाती हैं, उसी को बोल देते हैं हम अपक्षय। लेकिन उन्हीं के स्थान पर होगा टूट फूट जो होगी, उसके टुकड़ों का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह नहीं होगा अपक्षय में। लेकिन वही हम अपर्दन की यदि बात करें तो अपर्दन में अब कण एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, चाहे वो जल के माध्यम से जाएं या वायु के माध्यम से जाएं या हिमानियों के माध्यम से जाएं, तो परिवहन उसमें सम्मिलित हो जाता है। किसमें, अपर्दन में। ये शब्दावलियों में अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर करने में फंसेंगे थोड़ा। फिर इसमें मृदा निर्माण के या मृदा परिच्छेदिका को बताया गया है। ये क्वेश्चन आता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि पहले क्या है, ऊपर तो ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। परिच्छेदिका का मतलब होता है मिट्टी का, जो मिट्टी कितने गहराई तक पाई गई है, उसमें विभिन्न परतों में कौन कौन सी सामग्री पाई जाएगी या कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाएंगे। तो जो ऊपरी है, परिच्छेदिका का ऊपरी भाग है, उसमें ह्यूमस और वनस्पति। मध्य जो है फिर दूसरे नंबर पर, तो उसमें बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा इसे बोलते हैं। फिर तीसरी जो लेयर है वह अपक्षयित चट्टानी पदार्थ वहाँ पाए जाते हैं। और जो चौथी है तो उसको बोलते हैं जनक चट्टान या आधार चट्टान। इसी पे अन्य तीन परतें जो ऊपर की हैं टिकी होती हैं, ये बेस प्रदान करती है, इसलिए जनक मानी जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण जो है वनस्पति, ह्यूमस और वनस्पति और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। इसको आप याद रखेंगे तीनों के नाम। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो जब चट्टानों के टुकड़े अपक्षय से बनती है, अपर्दन से नहीं बनती है। इस बात को मैं बार बार फोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि आप शब्दावली नहीं पकड़ पाएंगे। तो अपर्दन दूसरी चीज़ है, अपक्षय दूसरी चीज़ है। अपक्षय से मृदा का निर्माण होगा, चूँकि अपक्षय वहीं पर होता है। चट्टान यदि टूटी है तो टूट करके धीरे 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 कई लाख वर्षों में क्या होगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अपर्दन में क्या होगा, चट्टान टूटी है तो वहाँ से चली भी जाएगी कहीं दूसरी जगह, तो उसको अपर्दन बोल देंगे। फिर है खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो खनिज तत्वों और जैव पदार्थों, इनका सही मिश्रण यदि आदर्श मिश्रण है तो भूमि उपजाऊ रहती है।
तो भूमि के उपजाऊपन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो खनिज और जैव पदार्थ का सही मिश्रण। इसको भी आप याद करेंगे, नोट कर लेंगे। अब एक कोट में बताया गया है केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसा कि मैं अभी बताया कि इसमें मृदा निर्माण यदि काफ़ी क्षेत्र में करना है, मोटी परत करना है, तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये सैकड़ों वर्ष की कहानी है कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा आपको बनानी है मोटी, यदि तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिस प्रकार तेजी से हो रहा है, तो उसके परिणाम भयंकर होंगे आने वाले भविष्य में। अब हम आगे देखते हैं इस फ्लो चार्ट को, डायग्राम को देख लेते हैं। तो इसमें मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, अभी मृदा निर्माण क्या है, उसमें आपदा भी आई तो भूस्खलन के परिणाम, दुष्परिणाम और उसके उपाय। मृदा को अभी हमने देखा, मृदा के दुष्परिणाम आए। अब हम देखेंगे प्रभावित करने वाले इनके कारक। तो मृदा जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज पर्याप्त पारगम्यता को निर्धारित करती है। जो जनक शैल है वह रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। अब सेकंड देखते हैं, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा के संचय यानी जल वगैरह धारण करने की या किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता। तो उच्चावच, उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, ये सब उच्चावच कहलाते हैं। तुंगता ऊंचाई, ढाल और मृदा। अब हम देखते हैं तीसरा, तो इसमें है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ये सारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करेगा, या उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचय को निर्धारित, मृदा के संचय को निर्धारित कौन करेगा। तो इस प्रकार से आप इन कोट, ये छोटे छोटे कोट दिए गए हैं, इनको पकड़िएगा। तो यहाँ वनस्पति है, प्राणी जात है और सूक्ष्म जीव, ये तीनों मिलकर के ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण कर देंगे। फिर चौथे पे आ जाओ, तो समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जैसा कि मैं बताया कि 1 सेंटीमीटर के लिए सैकड़ों वर्ष, तो समय जितना ज़्यादा होगा तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई उतनी ज़्यादा होगी। यदि कम समय में कोई नई मृदा निर्मित हुई है और समय कम लगा है, तो आप मृदा की जो मोटाई है उसको देख करके पता लगा सकते हैं कि यह मृदा कितने वर्ष पुरानी होगी। एक अनुमान आप लगा सकते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका अर्थात मृदा की मोटाई के लिए समय सबसे प्रभावशील कारक है। और ये जो लास्ट में है, तो ये है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ह्यूमस निर्माण की दर को कौन कौन से प्रभावित करते हैं? तो जलवायु है, तापमान है, वर्षा और अपक्षय। तो इस प्रकार से मृदा को प्रभावित करने वाले कारक आपने देखे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब मृदा निर्माण के कारक, अभी प्रभावित करने वाले कारक, अब मिट्टी निर्माण के कारक अब देखेंगे। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप, अर्थात उसकी आधार, जो सबसे लास्ट की लेयर थी जनक शैल, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, और जलवायविक कारक, वहाँ की जलवायविक दशाएं कैसी हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है। तो ये 2 कारक मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं। तो इनको आप फ्लो चार्ट में नोट करेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक या मृदा निर्माण के घटक या कारक लिख करके उसके नीचे एरो का तीर लगाएंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक। तो 2 आधार हो गए हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक, अन्य कारकों में अब स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण की संगठन में लगा समय। तो स्थलाकृति, जैव पदार्थ और समय, ये भी अन्य कारक हैं 3। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न होते हैं, चूँकि अलग अलग स्थानों पर जलवायु वहाँ की अलग हो जाती है, जनक शैल भी अलग हो जाती है, खनिज पदार्थ, स्थलाकृतियाँ और समय भी अलग रहता है हर स्थान का। अब एक कोट आता है फिर से, उसमें दिया गया है भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार का एक दूसरे से भिन्न हैं। तो आप इन मिट्टियों के प्रकार यहाँ से आप नोट कर लेंगे, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय मृदा और जलोढ़ मिट्टी।
सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ही होती है। अब हम आते हैं मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, अर्थात मृदा का ह्रास या नुकसान क्या है और उसको सुरक्षित करने के उपाय क्या हैं। इसका मतलब ये है, निम्नीकरण से मतलब है उसका क्षरण या नुकसान कैसे होता है, और संरक्षण का मतलब होता है उसको दूर करने के उपाय क्या हैं। इन दोनों के बारे में अब चर्चाएं विस्तृत से होगी। तो मृदा अपर्दन, जैसा कि मैं बोला था, यदि अपर्दन है तो उसमें परिवहन शामिल होगा। मृदा अपर्दन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मृदा का नष्ट होना या क्षीण होना, यानी कि मृदा का कमज़ोर होना, और अपर्दन मतलब मृदा वहाँ से कहीं और चली गई। अपर्दन का मतलब, अपक्षय का मतलब उसी जगह पर टूटना, लेकिन उसी जगह पर रहना। अपर्दन का मतलब यदि चट्टान टूटी है तो उसका परिवहन भी हो गया, अब वो वहाँ नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अपर्दन शब्दावली को आप समझ सकते हैं। मृदा अपर्दन मुख्य समस्या है और उसकी क्षीणता। दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का क्या हुआ है, निम्नीकरण हो सकता है। मानवीय कारकों से भी और प्राकृतिक कारकों से भी। मानवीय कारकों में भी हमने देखा, अत्यधिक चारण हो गया, वनों की कटाई हो गई, जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या हो गया, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया। इनसे सबसे मृदा का ह्रास होता है, निम्नीकरण होता है। इसमें अभी आएंगे भी। तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो हैं, वनोन्मूलन अर्थात वनों का विनाश कर देना, अतिचारण अत्यधिक चारण, वनस्पति अत्यधिक घास वहाँ से हटा देना, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। तो सिर्फ आप इनके कारण आप एक लाइन में नोट कर लेंगे। मुख्य कारक कौन है, तो अपर्दन और क्षीणता। फिर मृदा के निम्नीकरण में जो सहायक तत्व हैं उसको अपर्दित करने में, तो वनोन्मूलन या वनों की कटाई, इसको इस प्रकार से दे देगा, वनों की कटाई। अतिचारण, रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़। तो ये सभी कारक मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। वहीं मृदा संरक्षण की, अब मृदा को सुरक्षित कैसे रखा जाए इन चीज़ों से, तो उसके लिए कुछ विधियां हैं। उन विधियों को अब देखेंगे। तो नंबर 1 पर है ये मल्च बनाना। अब मल्चिंग क्या होती है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है विथ डायग्राम के साथ। तो अब हम देखते हैं मल्चिंग या मल्च बनाना। तो पौधों के बीच में अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो पौधों के बीच में, मान लीजिए पौधे आपने लगाए और बीच में पौधे नहीं है, तो खाली जगह है, उस पर वनस्पति नहीं है, ढकी हुई नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, जैव पदार्थों से, जैसे प्रवाल टुकड़ों से, कुछ टुकड़े वगैरह पत्थर के ले लेंगे। प्रवाल वही है, चूना पत्थर के, पॉलिप नाम का एक जीव है, कॉलोनी में रहता है, तो प्रवाल वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो प्रवाल जैसे ढक देती है, उस ज़मीन को हम ढक देंगे। उससे क्या होगा, मृदा की जो नमी है, नमी आप समझ रहे हैं ना, गीलापन, थोड़ा बहुत जो पानी है उसमें, तो उसकी आर्द्रता क्या होगी, रुकी रहती है, नमी बनी रहती है मिट्टी में। नहीं तो एकदम मिट्टी सूखी होकर, ढीली होकर नष्ट हो जाएगी और हवा से उड़ जाएगी फिर कणों में टूटने के बाद। तो इस प्रकार से इसका उपयोग मृदा के संरक्षण में किया जाता है, मल्च बनाकर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वेदिका फार्म। तो एक तो हो गया मल्च बनाना, तो आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन में मल्च बनाना पूछेगा। मृदा संरक्षण की विधियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं, तो मल्चिंग या मल्च बनाना आपको ऑप्शन में देगा, या वेदिका फार्म देगा, या समोच्च रेखी जुताई देगा, या रक्षक मेखलाएं देगा। तो ये सारी इसके संरक्षण की विधियां हैं। आप इनका डिटेल भले ही ना जान पाएँ, लेकिन चारों के नाम आपको याद रहना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी, तो डायग्राम ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं, काफ़ी दिनों तक याद भी रहते हैं। जैसे ये हो गया वेदिका फार्म, अर्थात पहाड़ी को थोड़ा समतल, सीढ़ी नुमा, वेदिका को आप समझ सकते हैं सीढ़ी नुमा, ये इसको बोलते हैं वेदिका। वहीं समोच्च रेखी, ये समोच्च रेखी, ये समोच्च रेखाएं जैसे इनको बोलते हैं ना, ऐसे ये रेखाएं आ रही हैं, तो ये समोच्च रेखी जुताई करके आप रोक सकते हैं। तो वेदिका फार्म अब देख लेते हैं। अभी हमने मल्चिंग को देखा या मल्च बनाने को देखा, अब हम वेदिका को देखते हैं।
तो वेदिका चौड़े समतल सोपान सीढ़ीदार, सोपान को सीढ़ीदार, या वेदिका तीव्र ढालों पर, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। या तो चौड़े समतल हों या तीव्र ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्र हों तो वहाँ उनको थोड़ा समतल, फिर थोड़ा खड़ा, फिर समतल, ऐसे करके हम सीढ़ी नुमा आकृतियों में बना लेंगे, उसको बोल देंगे वेदिका है, ताकि सपाट सतह फसल उत्पादन या फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इसके पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। क्या होता है इससे? पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाएगा, अर्थात ढाल, जो ढाल डायरेक्ट था अब वह कैसे मिलेगा? थोड़ी ढाल, फिर थोड़ी समतल, फिर ढाल। तो इस प्रकार उसका जो प्रवाह है तीव्र था जो, अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने अवरोध बना दिया उसको, अवरोध बीच बीच में आपने अवरोध बना दिया और वनस्पति हो गई उसमें, तो वो प्रवाह को रोक देंगे। तो इस प्रकार से वह मृदा क्षरण में सहायता करता है। मृदा क्षरण में उपाय है, एक मृदा अपरदन रोकने का एक उपाय है, मृदा अपरदन नहीं होने देगा। अब आते हैं समोच्च रेखीय जुताई पर। नंबर 3 है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध। जब आप समोच्च रेखीय समांतर जुताई कर देंगे तो वह एक अवरोध का कार्य, बहते हुए जल के लिए अवरोध का कार्य करेगी। जल जैसे आया, अब जुताई किए हैं आप, तो जुताई वाले इलाके से समोच्च रेखीय रेखाओं में पहले उसको यहाँ आना पड़ेगा। जो जल डायरेक्ट सीधा जा रहा था अब उसको आपने राउंड शेप में घुमा दिया, क्योंकि आपने जुताई कर दी, तो वो जुते हुए से सीधा इस कॉर्नर तक आएगा, फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जाने में उसको टाइम लगेगा। जो डायरेक्ट जाता था मिट्टी को बहाते हुए, अब मिट्टी को बहा नहीं पाएगा, घुमा दिया आपने, इसलिए वह अवरोध बन गया उसके लिए। तो अब मृदा क्षरण को रोका जा सकता है इससे। अब है नंबर 4 पर रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ये यहाँ दिखाया गया है। तटीय प्रदेशों में, अर्थात समुद्र के तटीय प्रदेशों में क्या होता है? वृक्ष लगाए जाते हैं। ये चक्रवातों से भी हमारी बहुत कुछ हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं, सुनामी से भी रक्षा करते हैं, इसलिए इनको कतारों में लगा देंगे ताकि मृदा आवरण बचा रहे और मिट्टी क्या होगी? ढकी रहेगी वनस्पति से, इसलिए कटाव कम होगा, क्षरण कम होगा। तो इस प्रकार से हम मृदा क्षरण के उपायों को देख लिए हैं। फिर आता है नंबर 5 पे समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। अभी जुताई थी वहाँ समोच्च रेखीय, अब रोधिकाएँ देख लेते हैं। तो समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घासों, मृदा का उपयोग किया जाता है। पत्थर, घास और मृदा का रोधिका के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती हैं, जिससे पहले खाई में आएगा, उसके बाद फिर जब तक खाई भर नहीं जाएगी तब तक आगे नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप एक प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं पानी के बहाव में। तो इस प्रकार से भी मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। इसमें कुछ क्रियाकलाप करके दिखाया भी गया है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ एक क्रियाकलाप दी गई है, आप देख सकते हैं, आ और बा। इसमें एक ही आकार की आ और बा 2 ट्रे लीजिए। इन ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए। इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भर दीजिए। आ ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि बा ट्रे में गेहूँ अथवा चावल के क्या करेंगे? दाने लगा दीजिए। बाद में बा ट्रे के दाने उग करके कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हों। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाला पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करते हैं और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। तो जिसमें वनस्पति है उसमें मृदा का कटाव कम होगा, उससे मिट्टी जब आप पानी डालेंगे तो कम बहकर आएगी। लेकिन जो वनस्पति विहीन मृदा है ये वाली, इसमें आप नीचे देख सकते हैं मृदा काफ़ी ज़्यादा है इस जार में, जबकि इसमें मृदा की मात्रा कम दिख रही है। क्योंकि इसमें वनस्पति है इसलिए उसने क्या किया? मिट्टी को पकड़ के रखा है। तो यहाँ क्षरण कम होगा और यहाँ क्षरण ज़्यादा होगा, इसलिए इसको क्रियाकलाप के माध्यम से भी बताया गया है। अब हम देखते हैं चट्टान बांध बनाकर। तो यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करने और मृदा क्षति को रोकते हैं।
तो जो ये बांध बनाए जाते हैं जल के प्रवाह को कम करने के लिए और नालियों की रक्षा के लिए मृदा को क्षति से रोक देते हैं। फिर है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। तो यह भी एक मृदा संरक्षण का उपाय है। तो इस प्रकार आप 7 उपाय याद रखेंगे, 7 के नाम आप लिख लीजिए। बस इनका डिटेल आपसे नहीं पूछेगा, उपाय पूछेगा। फिर एक कोट आता है, उसको देख लेते हैं। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 या 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। 75 की कहानी है और 2000 में क्या अंतर आया। अब हम तीसरा संसाधन देखेंगे, जल। अभी तक 2 संसाधन हुए, मृदा हुई और भूमि। अब हम देखेंगे जल। जल को अब संसाधन के तौर पर हम पढ़ेंगे। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो जो कभी खत्म ना हो उसको हम नवीकरणीय बोलते हैं। तो नवीकरणीय है जल। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। ये भी क्वेश्चन आता है, भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो 3/4, इसलिए इसे जल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह या जल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं, जल ग्रह भी, जलीय ग्रह भी कहते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यह भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जीवन कब प्रारंभ हुआ। तो 3.5 अरब वर्ष पहले। कहाँ प्रारंभ हुआ, तो महासागरों में, अर्थात जल में पहले जीवन प्रारंभ हुआ। फिर है यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह से 2/3 भाग को ढके हुए हैं। आज भी महासागरों में जल 2/3 भाग अभी भी कवर करता है महासागरीय जल। फिर है और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, विविध प्रकार के जल जो है, विविध प्रकार के पौधों जंतुओं, लगभग सभी जीव जंतु इसी पर आधारित हैं। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। फिर है महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय अर्थात खारा है, मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्वेश्चन आता है, क्या महासागरीय जल मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त है। तो नहीं है। अलवण यानी बिना लवण के जो शुद्ध जल है वह उसकी मात्रा कितनी है, 2.7% ही है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि जो अलवण युक्त जल है या शुद्ध या मीठा जल है वह पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है। तो 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों या हिमालयों के रूप में क्या है, जमा हुआ है। उसका भी उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। फिर है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अंटार्कटिका पूर्णतः क्या है, बर्फ का ही महाद्वीप है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। वहीं ग्रीनलैंड, जो आप उत्तर अमेरिका विश्व मैप में जाएंगे तो उत्तर अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर के ऊपरी उत्तरी हिस्से में जब आप जाएंगे वहाँ ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में वहाँ बर्फ़ ढकी रहती है, अर्थात मीठा जल के स्रोत हैं। यह भी क्वेश्चन आता है कि दुर्गम क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में मीठे जल का स्रोत कौन सा है। तो बर्फ़ जो ढकी रहती है वह मीठे जल का स्रोत है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। तो मानव उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है, तो केवल 1%। यह भौम जल के रूप में है, नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में है और वायुमंडल या जल वाष्प के रूप में है। अर्थात जितनी भी वर्षा, जितनी भी नदियाँ, बांध, तालाब, झीलें और भूमि के अंदर के जितने भी नलकूप हैं, बोरिंग हैं, वो सारे 1% में कवर हो जाते हैं और वही जल मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब एक कोड दिया गया है कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। तो जल को बचाएं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है।
पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में भिन्नता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वायु की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप समझते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र ज्योग्राफी के एक लेक्चर में पढ़ाया गया है मेरे द्वारा। एक बार और समझ लें कि जो महासागरों से जल वाष्पीकरण होता है, संघनन की क्रिया होती है, बादलों का निर्माण होता है, उसके बाद जल में परिवर्तित होकर भारी वजन के कारण बूंदों के रूप में गिरना शुरू हो जाती है स्थल भाग पर, और स्थल भाग में फिर नदियों और झरनों के माध्यम से बहती हुई पुनः महासागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसका एक चक्र चलता है जिसे हम सागरीय चक्र या जल चक्र कहते हैं। तो वही बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने, धुलाई करने में करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं सब में जल का ही उपयोग होता है। जल कृषि उद्योगों, बांध, जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक अलवणीय जल या शुद्ध जल जो है उसकी आपूर्ति की कमी अथवा पूर्ति की जो कमी है, नहीं हम पूर्ति कर पा रहे हैं, जिससे आज ट्रेंड चल गया है कि बोतलों में पानी बेचा जा रहा है। आज से जब आप फ्लैशबैक में जाएंगे 20 साल पहले यानी 2005-06 में, तो पानी नहीं बिकता था। तो ये कहानी बताई गई है कि अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक अब सुनिए कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे चारों को। बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। पहले लोग एक बार नहाते थे, अब 4 बार लोग नहाते हैं। तो इस प्रकार से आप जल का दोहन समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से वर्तमान में हो रहा है। अब एक क्रियाकलाप में औसतन कितना जल चाहिए, तो औसतन भारतीय नागरिक प्रतिदिन 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग अब क्या है तो उसको भी देख लीजिए। पीने में 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, नहाने में 20, शौचालय या फ्लशिंग में 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी में 23 और कुल 150। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कितना 150 लीटर हो गया, उसको डिवाइड कर दिया गया है उसकी दिनचर्या के हिसाब से। अब हम देखेंगे जल उपलब्धता की समस्याएं। अभी हम जल के बारे में चर्चा कर लिए, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, या उसकी कमी क्यों है, उसका परसेंटेज क्या है, अलवणीय जल क्या है, लवणीय जल क्या है, कितना प्रतिशत है, मानव उपयोग के लिए भी कितना प्रतिशत है। तो इस प्रकार से चर्चा हो गई है। अब उसकी समस्याएं, फिर उसके संरक्षण के उपाय। तो इस प्रकार जितने संसाधन हैं उनकी परिभाषा, उनको प्रभावित करने वाले कारक, फिर उनकी समस्याएं और उनको निराकरण के उपाय, इस प्रकार से अध्ययन हम करेंगे। इसमें है क्या आप जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पानी इस समय सबसे बड़ा व्यापार है। अब हम देखते हैं जल उपलब्धता की समस्याएं। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग और उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे 4-5 मरुस्थल हैं, वहाँ इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग या जल स्रोतों के संदूषण या प्रदूषण जिसे बोलते हैं के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ इन क्षेत्रों में क्या है, जलाभाव है। यहाँ पीने योग्य जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये थी समस्याएं। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधनों का संरक्षण। ये हमारी यमुना नदी है, अत्यधिक दूषित हो चुकी है। मथुरा के पास आप रिफाइनरी जाएंगे, वहाँ से अत्यधिक रासायनिक
पदार्थ छोड़े जाते हैं रिफाइनरी से, कहाँ, सीधे यमुना नदी में। ग्रीन सूप एकदम बहुत मटमैली और गंदी दिखती है वहाँ। तो एक डायग्राम इसमें बताया गया है। वहीं अब जल संसाधनों के संरक्षण की बात करते हैं। तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका एक नवीकरणीय जरूर है, तथापि इसका अति उपयोग प्रदूषण इससे उपयोग के अनुपयुक्त बना दिया है। जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है, तो इस उपयोग से क्या हो गया, ये अनुपयुक्त हो गया, उपयुक्त के योग्य नहीं रहा। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों औद्योगिकरण से बहित स्राव, जल प्रमुख संदूषक और अन्य प्रदूषक जो हैं, इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशक जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिनमें से क्या है, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, चाहे वो मानव का हो मल या मवेशियों का मल हो, तो दोनों या तो अशोधित हैं या आंशिक रूप से शोधित करके उनको छोड़ दिया जाता है। फिर कृषि रसायनों में जो विसर्जित करते हैं हम रसायन, वो सब बारिश के साथ जा कर के मिल जाते हैं नदी नालों और महासागरों में भी। फिर है जल निकाय में औद्योगिकरण से जो बहित मल है, जैसा कि अभी यमुना नदी में बताया गया कि मथुरा की रिफाइनरी, तो इसी प्रकार से हर एक क्षेत्र में जो औद्योगिक केंद्र हैं वो अपना जल जो है रसायन से युक्त जल नदियों में छोड़ देते हैं। इससे जल प्रदूषित हो रहा है। और कई अन्य प्रदूषक भी हो सकते हैं। इनमें क्या शामिल होता है, नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। चूँकि इनका निम्नीकरण संभव नहीं है इतना जल्दी, इसलिए मानव शरीर में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल को प्रदूषित नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जो ऊपर के सभी कारण हैं, इनको पूर्ण रूप से जब शोधित किया जाए, आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से शोधित करके आप छोड़ दीजिए, फिर तो रसायन आपके फैक्ट्री के पास ही रुक जाएंगे और पानी बह जाएगा। इसमें एक आप देख रहे हैं रसायनों का छिड़काव स्प्रिंकलर से कैसे हो रहा है, वह चित्र दिखाया गया है इसमें। सेकंड पैरा है, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो इसमें वनस्पति का महत्व है कि वन और अन्य वनस्पति आवरण जो है धरातली प्रवाह को क्या करते हैं, मंद करते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है। भूमिगत जल, और जब जल धीरे धीरे बहेगा तो भूमि के नीचे भूमि जल अवशोषित कर लेगी, सोख लेगी, तो नीचे का जल स्तर बना रहेगा। तो ये भी पूछा जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। वन और वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करने में कार्य करते हैं या पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने में दूसरी विधि है। तो जल संग्रहण भी पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए क्या है, दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए, जिससे फालतू का पानी रिसाव होकर के न बहे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलर से सिंचाई करना चाहिए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अधिक प्रभावी विधि वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि, ड्रिप इरिगेशन या टपकन विधि वह होती है, एक पतली पाइप आती है 15 mm की, उसको आप पौधों के पूरी क्यारी में लगवा दीजिए पाइप को, और जहाँ जहाँ आपके पौधे होंगे वहाँ उस पाइप में होल होगा, जिससे बूंद बूंद पानी उस पौधे को मिलता रहेगा, उससे पानी आपका बेकार नहीं जाएगा। तो उसको बोलते हैं या तो टपकन या ड्रिप इरिगेशन विधि। तो सिंचाई को इन विधियों को अपना करके बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जाता है। तो ये विधियाँ थी कुछ, इनको आप पूरा पैराग्राफ नहीं, जहाँ अंडरलाइन है उन विधियों के सिर्फ नाम लिख लेंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट नाम से आपसे पूछे जाएंगे। अब एक कोड दिया गया है, उसको देख लेते हैं। अपने घर की छत पर वर्षा का जल एकत्र करें, इस जल संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादन उपयोगों में लाना वर्षा का जल संग्रहण कहलाता है। अर्थात जैसे छत है, आपके आंगन है पक्के, तो उनको जल को आप संग्रहित करके किसी टैंक में रख सकते हैं, उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। तो ये जल संग्रहण विधि में आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं
चौथे संसाधन की ओर जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हैं। तो स्कूल से बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के विभिन्न भागों से एकत्र की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों द्वीप छात्रों की कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। तो जो हैंड बैग बना था वह जूट से बना था, और जो टोकरियाँ थीं, दीप जलाने वाले जो बने थे, कुर्सियाँ थीं, वे सब बेंत और बांस की बनी हुई थीं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में सेवन सिस्टर वाले इलाका में, तो वहाँ की बात हो रही है। जेम्सी रेशमी स्कार्फ देख करके उत्साहित होती है। जेम्सी रेशमी नाम की लड़की है, जेस्सी, जो क्या करती है, स्कार्फ देखती है और उत्साहित होती है। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बांस की प्रचुरता किन क्षेत्रों में। बांस के बम्बू, असम में जैसे स्कूल जाने के लिए बच्चे, तो वो पेडागॉजी से जोड़ करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सहतूत के पेड़ में रेशम कीट का पालन किया जाता है। रेशम से बना जो स्कार्फ है, तो ये रेशम कीट का पालन कहाँ, तो सहतूत के पेड़ों में पाले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सभी को आप नोट करेंगे। इसलिए बताया जाता है आपको कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। फिर है, बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं। तो पौधों का महत्व है, चूँकि टॉपिक का नाम है वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, तो वनस्पति का ये महत्व बताया जा रहा है इसमें, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं थी जो हमें कहाँ से प्राप्त हो रही थी, वनस्पति से, और इनका उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। तो ये क्वेश्चन सभी आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। यहाँ सहतूत का पेड़ और रेशम कीट का पालन दिखाया गया है। ये रेशम कीट है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैव मंडल किसे कहते हैं? तो जैव मंडल स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का एक संकरा या संक्रमणशील क्षेत्र है, जिसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रभावित करेंगी और खुद भी प्रभावित होंगी, निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। तो पारितंत्र भी पूछा जाता है। तो जहाँ जिस क्षेत्र में जीव निवास करते हैं उस पूरे क्षेत्र को पारितंत्र बोलते हैं। वहाँ कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं इसको। फिर है वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। ये भी दोनों, वनस्पति और वन्य जीव दोनों संसाधन के अंतर्गत आते हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को हम आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। तो पौधे क्या करते हैं? इमारती लकड़ी भी देते हैं और प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं। जितने भी पक्षी हैं सभी के आश्रयदाता पेड़ ही हैं। तो इस प्रकार बताता है पेड़ों का ये महत्व है कि पौधे जो हैं इमारती लकड़ी मनुष्य को प्रदान करते हैं, जलाऊ लकड़ी भी मनुष्य को प्रदान करते हैं। वहीं प्राणियों की बात करें तो प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन हमें उत्पन्न करके देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में जो तटों में पेड़ उगाए जाते हैं वो रक्षक मेखला का कार्य करते हैं। भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधि पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो इस प्रकार से पौधों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होगी उनकी लिस्ट आप बना लेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन तेल, तारपीन का, गोंद, औषधि पौधे, कागज, ये सारी सामग्री वनस्पति से प्राप्त होती है। फिर है पौधों के असंख्य उपयोग हैं, इनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो कम से कम आप ना जोड़ें तो इतना ज़रूर याद रखें। यहाँ ब्रह्मा कमल एक औषधि जड़ी बूटी है, ब्रह्मा कमल नाम की, उसका डायग्राम दिखाया गया है। अब इस कोट को देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार
डिक्लोफेनिक एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशक से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने से प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो ये DDT वगैरह थी, डिक्लोफेनाक एस्प्रिन, पीड़कनाशक के रूप में पशुओं में उपयोग की जाती थी। इस सिरिंज का उपयोग इसमें पशुओं में पीड़कनाशक का, तो ये भी आता है कि पशुओं में पीड़कनाशक के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो डिक्लोफेनिक एस्प्रिन और इबुप्रोफेन का। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब पशु मर जाते थे तो ये निम्नीकरण कारक नहीं है, ये जो मेडिसिन दी गई तो ये नष्ट नहीं होती थी, पशुओं में विद्यमान रहती थी। तो ये जब मांस खाते थे ये गिद्ध, तो ये जो डिक्लोफेनिक एस्प्रिन और इबुप्रोफेन है तो ये गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाता था, तो ये गिद्ध की किडनी को डैमेज कर देता था। जब किडनी डैमेज हो गई तो उसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरा डैमेज और गिद्ध मर जाते थे। इसलिए बाद में समझ में आया तो इसमें रोक लगाई गई है और गिद्धों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरा की ओर। तो वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव के रूप में आते हैं। तो वन्य जीवन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जंतु आ जाएंगे, सभी पक्षी आ जाएंगे, कीट आ जाएंगे, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे, और जलीय जीव सभी आ जाएंगे। इनमें से दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। अभी हम पौधों का महत्व पढ़ रहे थे, अब हम जीवों का महत्व पढ़ रहे हैं। तो जीवों में ये सभी आ जाएंगे, वन्य जीव भी जितने हैं अर्थात जंगलों में निवास करने वाले जीव, जीव जंतु, पक्षी जितने भी हैं, कीट हैं और जलीय जीव हैं। उनमें से हमको क्या क्या प्राप्त होता है? दूध, मांस और खाल या ऊन प्राप्त होता है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तीनों कारण मधुमक्खी से जोड़ करके पूछा जाता है कि मधुमक्खी क्या करती है? शहद प्रदान, फूलों के परागण में मदद, पारितंत्र के अपघटक के रूप में भी कार्य करती है। फिर चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। अपघटकों के रूप में मतलब है कि कीड़े मकोड़े मरे, उनको खा ली, अपघटन हो गया, इस प्रकार से अपघटक के रूप में कार्य करती है। फिर गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण अपमार्जक का काम करते हैं ये। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपमार्जक का काम करता है? तो गिद्ध हैं। फिर पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है इन्हें, इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। यदि प्राणी सभी नष्ट हो जाएं तो मानव स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्राणियों की सुरक्षा करना अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में अध्ययन किए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हर हाल में आएंगे, इसलिए आप उनको नोट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक घास स्थल और वन स्थल का डायग्राम आप देखिए। घास स्थल वन स्थल के जस्ट बगल से लगा हुआ है घास स्थल। अब है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, कहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आता है कि वनस्पति की वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में, विश्व की वनस्पति को, भारतीय वनस्पति को नहीं, तो आप याद रखेंगे विश्व की वनस्पति। तो मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को 4 भागों में बांटा जा सकता है या रखा जा सकता है, जैसे अब देखेंगे वन, घास, स्थल और गुल्म या टुंड्रा। तो चारों के आप नाम नोट कर लेंगे कि विश्व की वनस्पति को वन, घास, स्थल, वन नंबर 1 वन, नंबर 2 घास स्थल, नंबर 3 गुल्म और नंबर 4 टुंड्रा। तो इस प्रकार से आप चारों के नाम याद रखेंगे कि 4 भागों में वैश्विक या विश्व की वनस्पति को रख सकते हैं 4 वर्गों में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार जो है वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। तो ये
आपसे कथन कारण में पूछा जाएगा, किसके कारण बताइए, या आपसे पूछ देगा कि जहाँ वृक्ष काफ़ी लंबे और सघन मिलते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा, तो वह भारी वर्षा वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पर आर्द्रता एवं जल प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ के वनों की विशेषता यह पूछेगा, जहाँ प्रचुर मात्रा में जल एवं आर्द्रता मौजूद होती है तो वहाँ के पेड़ों की विशेषता क्या होती है, तो वहाँ के पेड़ क्या होंगे, विशाल वृक्ष होंगे और सघन होंगे। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाएगी, अर्थात जैसे जैसे आप उस क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे जहाँ नमी की कमी है या पानी की कमी है, वैसे वैसे उनका आकार और उनकी सघनता भी कम होती जाएगी। फिर है सामान्य, अभी प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों की बात हुई, अब सामान्य वर्षा वाले। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष, घास उगती है। वृक्ष उगेंगे मगर छोटे आकार वाले, लेकिन घास अच्छी उगेगी वहाँ जहाँ सामान्य वर्षा हो रही है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र अब देख लेते हैं। तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, जिनको गुल्म भी कहते हैं। इस प्रकार से क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ की जो जड़ें होती हैं काफ़ी ज़मीन की गहराई तक चली जाती हैं पानी की खोज में। वाष्पोत्सर्जन होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ क्या होती हैं, कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं या मोमी सतह बना लेती हैं, मोम की परत, जिससे इनका वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से कम हो, जिससे काफ़ी लंबे समय तक जीवित रह सकें। चूँकि वहाँ पानी की ऑलरेडी कमी है तो पत्तियाँ यदि ज़्यादा रहेंगी, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पौधे सूख जाएंगे, इसलिए पत्तियाँ इसकी कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वे पौधे कौन से हैं, या ऐसे पौधे जिनकी पत्तियाँ कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, किस क्षेत्र के हैं, तो वो शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं। विशेष रूप से कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस या नागफनी इसी कैटेगरी में आते हैं और उनके पत्तियों में मोम की परत होती है। फिर है शीत ध्रुवीय प्रदेश। अब ये जो चौथा प्रकार था उसको हम टुंड्रा वनस्पति के नाम से जान जाते हैं। इसके उदाहरण कौन है, तो मांस और लाइकेन। तो उदाहरण आप हर क्षेत्र के उदाहरण आप याद रखेंगे। चारों के क्षेत्र दिए गए हैं, एक प्रचुर मात्रा, मध्यम सामान्य वर्षा वाले जहाँ घास होती है, और तीसरी कम वर्षा वाले या शुष्क क्षेत्र, कटीली झाड़ियाँ, और उसके बाद जो है तो ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा वनस्पति। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे सभी को। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अजगर साहब का चित्र है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मांस और लाइकेन को आप याद रखेंगे। एक पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है इसमें कि पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, 2 शताब्दियाँ मतलब 200 साल में, लगभग उनमें कहीं अधिक लोग हैं अभी। बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए, तो जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, वृक्ष काट करके साफ कर दिया गया। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो गया। इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण ही तुरंत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वनों के विनाश को रोकना है अब हम सबको। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। अभी हम प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवों के क्या क्या उपयोग हैं, क्या लाभ हैं, इस प्रकार से उनका अध्ययन किया, उनका वितरण किस प्रकार है। अब उनके संरक्षण, जिस प्रकार अभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पढ़ रहे थे, मिट्टी के, भूमि के, मृदा का, जल का, उसी प्रकार से अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण देखेंगे। तो वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं ये वन, और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित यानी रक्षा करते हैं, पारितंत्र की रचना करते हैं। जलवायु में परिवर्तन, मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास क्या हुए हैं, नष्ट हो गए हैं। तो जो वन हैं तो ये जंतुओं, पौधों और हमको भी क्या करते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। परंतु जलवायु परिवर्तन जो हुआ है, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण इनको क्या हुआ, नुकसान हुआ, पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है, तो प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना। चाहे और लाख कारण दे दे, लेकिन यदि एक चूज करना है तो प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना एक प्रमुख कारण है इसका। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं आगे।
तो बहुत सी जातियां अनुरक्षित तथा संकटापन्न हैं। क्या हैं? बहुत सी जातियां असुरक्षित हैं और संकटापन्न भी हैं। कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदापर्दन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन आदि कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर के इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनमें कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं उनको। तो सभी वनों का उन्मूलन या वन को काट देना, मृदापर्दन, निर्माण कार्य और दावानल यानी अग्नि, आग लग जाना और भूस्खलन। फिर हम देखते हैं आगे, आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या क्या हुई है? कम हो गई है। इसलिए शिकार पर अभी रोक भी लगा दी गई है। ये सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के प्रचुर वन क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनका डायग्राम है। तो ये हुए भी प्रभावित। अब देखेंगे संरक्षण के उपाय। तो शिकार में तेजी आ गई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रीकरण कर गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया है। इसमें से कुछ जंतु शेर, चीता, हाथी, ब्लैक बैक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनाधिकृत जो शिकार किए गए हैं, किन किन जानवरों के किए गए हैं उसके उदाहरण हैं। अब उनको लोगों को जागरूक करके उनका संरक्षण किया जा रहा है। अब हम देखते हैं वनों के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों, आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी इनके उपाय के कारण हैं। अब हम देखते हैं आगे, इसमें एक डायग्राम है ब्लैक बक का, आप देख सकते हैं इसमें इनके सुरक्षा की आवश्यकता है। फिर क्रियाकलाप है तो उसको भी देख लेते हैं। दावानल प्राणिजात वनस्पति संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है, यह क्वेश्चन आता है। तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, और स्थानिक लोगों या उद्यमी शरारती लोगों द्वारा क्या करना, किसी उद्देश्य से अग्नि लगा देना। नियंत्रण के उपाय क्या हैं? शिक्षण द्वारा अग्नि को लगने से रोकना, परीक्षा बिंदुओं या निपुण भूमि चौकसी, संचार जल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने के शीघ्र पता लगाना। तो इस प्रकार से इसमें सुरक्षा के उपाय भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन दोनों से पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है, अर्थात उनका शिकार न किया जाए, नष्ट न किया जाए। भंग का मतलब विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में क्या किया है? उथल पुथल कर दिए है। तो मैं बोला कि जब भी ऑप्शन यदि केवल एक चुनना हो कि सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर देना। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे वानिकी वन महोत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जागरूकता के लिए कौन कौन से कदम, तो वानिकी एवं वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम वहाँ करने चाहिए। स्कूल के बच्चों के लिए पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि विविध प्रकार के निवास का अवलोकन कर सकें। फिर राष्ट्रीय उद्यान की एक परिभाषा दी गई है कोर्ट में, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। तो कई पारितंत्रों से मिल करके राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। तो बहुत से देश जो हैं वह पक्षियों पशुओं को मारने और उनके व्यापार के विरुद्ध भारत शेर, चीता और हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। तो कानून भी बनाया गया है भारत में। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, ये जंतु एवं पादपों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, अवैध व्यापार पर ये रोक लगाती है, निषेध करती है। तो इस प्रकार से इसको भी आप याद रखेंगे। इस संस्था का नाम की स्थापना की गई है
CITES, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। फिर है जिससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों प्राणियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये ट्रेड से संबंधित है। ट्रेड यानी व्यापार पर निषेध लगा दिया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये हमारे मूल कर्तव्यों में वर्णन भी है, ये संविधान में भी है। फिर है चीतलों का झुंड, इसमें दिखाया गया है। फिर हाथियों का झुंड है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, आप नाम याद रखेंगे ये। अब यहाँ जैव मंडल निचय क्षेत्र बताए गए हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े संरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर उसका जिक्र आता है CITES का, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है यह। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा न हो। मोटे तौर पर पशुओं को 5000 प्रजातियां और पौधों को 28,000 प्रजातियां क्या हैं, जातियां रक्षित की गई हैं इस समझौते के अंतर्गत। 5000 पशुओं की और 28,000 जातियां पौधों की रक्षित की गई हैं। उनका आप अवैध व्यापार नहीं कर सकते हैं, जो इस सूची में शामिल हैं। फिर इसमें कुछ के नाम हैं भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो, कुछ इसके उदाहरण हैं। तो आप उदाहरणों को विशेष रूप से नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का कैसे उपयोग हुआ, कैसे निर्माण हुआ, उनका दोहन किस प्रकार से हो रहा है, समस्याएं क्या आ रही हैं, उनके संरक्षण के उपाय क्या किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और इसकी नोट्स बना लीजिए। तो उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। और आप इस चैनल को लोगों के बीच में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक कमेंट करिए। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।